हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमी हिस्ट्री नॉलेज में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूजीसी नेट जेआरएफ, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए, बिना देर के हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस वेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी सामवेद। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है। और फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, ब्रह्मवेद का मतलब होता है श्रेष्ठ वेद, क्योंकि कभी कभी ब्रह्मवेद ना दे करके श्रेष्ठ वेद भी देकर पूछ सकता है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? जैसे कि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 4 वेद हैं। तो जो 4 वेद हैं सभी का एक ना एक वेद है, उपवेद है। तो इसका जो उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ए गंधर्ववेद, ऑप्शन बी धनुर्वेद, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी शिल्पवेद। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, आयुर्वेद। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से काशी का प्राचीनतम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए सामवेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को किस नाम से जाना जाता था? जो वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि थी उसको किस नाम से जाना जाता था, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए उर्वरा, ऑप्शन नंबर बी कुल्या, ऑप्शन नंबर सी खिल्य, ऑप्शन नंबर डी सीता। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को हम खिल्य के नाम से जानते थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वैदिक काल में पर्जन्य को किस देवता के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए तूफान के देवता के रूप में, ऑप्शन नंबर बी औषधि के देवता के रूप में, ऑप्शन सी अंतरिक्ष के देवता के रूप में, ऑप्शन नंबर डी वर्षा के देवता के रूप में। इसका भी राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, वर्षा के देवता के रूप में। वैदिक काल में हम पर्जन्य देवता को वर्षा के देवता के रूप में जानते थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वा कर कासाय वस्त्र धारण किया था? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वा कर कासाय वस्त्र धारण किया था? ऑप्शन नंबर ए निरंजना नदी, ऑप्शन नंबर बी सदानीरा नदी, ऑप्शन नंबर सी अनोमा नदी, ऑप्शन नंबर डी सुषोमा नदी। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है राइट आंसर। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, अनोमा नदी। गौतम बुद्ध ने अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वा करके कासाय वस्त्र धारण किया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में
राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर बी धनानंद, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, धनानंद। फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा, किसी किसी बुक्स में घनानंद लिखा हुआ है, किसी किसी बुक्स में धनानंद लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में अगर आपको धनानंद लिखा मिले या घनानंद लिखा मिले तो आप टिक कर दीजिएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, अथर्ववेद। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभाषिक लेख युक्त सिक्के निम्नलिखित में से किस शासक ने चलाए? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। त्रिभाषिक लेख युक्त सिक्के निम्नलिखित में से किस शासक ने चलाए? ऑप्शन नंबर ए नहपान, ऑप्शन नंबर बी विमकडफिसेस, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी गोंडोफर्नीज। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए नहपान। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे? फ्रेंड्स, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपकी समझ में आएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर बी बलबन, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है फिरोज तुगलक। तो फ्रेंड्स, फिरोज तुगलक एक ऐसा शासक था जिसके खुतबे में इसके पहले के सभी सुल्तानों के नाम उल्लेखित हैं। सिर्फ एक ऐसा सुल्तान है जिसका नाम इसमें उल्लेखित नहीं है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस सुल्तान के खुतबे में किस सुल्तान का नाम उल्लेखित नहीं है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। किसने इतिहास को विज्ञान की रानी कहा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। किसने इतिहास को विज्ञान की रानी कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है जियाउद्दीन बर्नी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। वासुदेव की पूजा का पहला साहित्यिक साक्ष्य किसमें मिलता है? वासुदेव की पूजा का पहला साहित्यिक साक्ष्य किसमें मिलता है? ऑप्शन नंबर ए पाणिनि की अष्टाध्यायी में, ऑप्शन नंबर बी मेगस्थनीज की इंडिका में, ऑप्शन नंबर सी अभिधान चिंतामणि में, ऑप्शन नंबर डी विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। और फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, ये जो इंडिका है ये मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई है और जो ये मुद्रा राक्षस है इसकी रचना विशाखदत्त ने की थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत को लेखन कला का ज्ञान नहीं था? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा और ये क्वेश्चन आपको वैसे भी पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत को लेखन कला का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए अब्दुल कादिर, ऑप्शन बी अफीफ, ऑप्शन नंबर सी मेगस्थनीज, ऑप्शन नंबर डी अलबरूनी। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने कहा था भारत को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। रामायण का मुगल काल में फारसी अनुवाद शाहजहां के समय किसने किया था? फ्रेंड्स, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि मुगल काल में रामायण का फारसी अनुवाद कई बार हुआ है। इसलिए आप शासक को जरूर याद करिएगा। जब भी पूछे तो आप शासक को जरूर याद कर लीजिएगा कि किस शासक की बात कर रहा है। तो इसमें शाहजहां की बात कर रहा है। रामायण का मुगल काल में फारसी अनुवाद शाहजहां के समय किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए
काजिम ने, ऑप्शन नंबर बी खाफी खान ने, ऑप्शन नंबर सी इब्न हरकरण ने, ऑप्शन नंबर डी बदायूनी ने। तो इसका राइट आंसर है जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, इब्न हरकरण ने। और फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा कि रामायण का जो फारसी अनुवाद मुगल काल में अकबर के समय हुआ था, उसका बदायूनी ने फारसी में अनुवाद किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस यात्री ने भारत में पुरुषों के भी सती होने का उल्लेख किया है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस यात्री ने भारत में पुरुषों के भी सती होने का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर ए अबू जैद, ऑप्शन नंबर बी इब्न हरकरण, ऑप्शन नंबर सी काजिम, ऑप्शन नंबर डी इसामी। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए है, अबू जैद। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर सर्वप्रथम हनुमान का अंकन किया गया है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर सर्वप्रथम हनुमान का अंकन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए संलक्षण वर्मा, ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय। तो फ्रेंड्स अच्छे से सोच समझ के इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, संलक्षण वर्मा। ये जो संलक्षण वर्मा था ये चंदेल शासक था, ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि किस वंश के शासकों के सिक्कों पे सर्वप्रथम हनुमान का अंकन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल से नहरों के साक्ष्य मिले हैं? इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थल से नहरों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए रानाखुंडई, ऑप्शन नंबर बी चौपानी मांडो, ऑप्शन नंबर सी सुरतघोई, ऑप्शन नंबर डी लहुरा देव। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सुरतघोई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निवर्तन निम्नलिखित में से किस काल की भूमि मापक इकाई थी? तो फ्रेंड्स जो निवर्तन थी ये एक भूमि मापक इकाई थी। तो आपको ये बताना है कि ये किस काल में भूमि मापक इकाई थी। ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल, ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल, ऑप्शन नंबर डी विजयनगर साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है मौर्य काल। तो फ्रेंड्स जो निवर्तन थी वो मौर्य काल में भूमि मापक इकाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक ने कहा था कि जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर देगा मैं उसे 100 दिनारे दूंगा? किस शासक ने कहा था कि जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर देगा मैं उसे 100 दिनारे दूंगा? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी पुष्यगुप्त, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र शुंग। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है पुष्यमित्र शुंग। फ्रेंड्स जो पुष्यमित्र शुंग था इसी के द्वारा जो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था उसको नष्ट करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में सर्वाधिक समय तक राज्य करने वाला राजवंश कौन सा था? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक समय तक राज्य करने वाला राजवंश कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर बी काकतीय वंश, ऑप्शन नंबर सी सातवाहन वंश, ऑप्शन नंबर डी मौर्य वंश। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है सातवाहन वंश। फ्रेंड्स सातवाहन वंश ने लगभग 300 साल तक राज्य किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। युद्ध में जहाजों के प्रयोग का प्राचीनतम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? फ्रेंड्स क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। युद्ध में जहाजों के प्रयोग का प्राचीनतम उल्लेख किस वेद में मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी बांसखेड़ा अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी एरड़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी नानाघाट अभिलेख। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में
जो युद्ध में जहाज़ों का प्रयोग हुआ है उसका उल्लेख हुआ है। और फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसी अभिलेख में हमारे भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, किस अभिलेख में हुआ है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के समय शक आक्रमण हुआ था? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के समय शक आक्रमण हुआ था? ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी रामगुप्त, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, रामगुप्त। रामगुप्त के समय शकों ने आक्रमण किया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किस गुप्त शासक ने अपने राज दरबार में केवल संस्कृत बोलने की अनुमति दी थी? ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो चंद्रगुप्त सेकंड है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? फ्रेंड्स क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ये रचना का क्वेश्चन है। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि, ऑप्शन नंबर बी कालिदास, ऑप्शन नंबर सी वसुमित्र, ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं इसका राइट आंसर अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जितनी भी क्लासेस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।